नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी कि सूचना थी कि 17 तारीख से लेके व्याख्याता की जो परीक्षा हो रही है आरपीएससी, ठीक है ना, आरपीएससी द्वारा जो व्याख्याता की परीक्षा हो रही है उसमें 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक जो है, 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है उसमें जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो वो संशोधन कर सकते हैं। मतलब आपका जो फॉर्म है वो रीओपन हो गया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं कहने। और कुछ सूचनाएं थी जो मैंने उसमें बता दी है, जो भी सूचनाएं थी, और उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उन्हीं में से एक मैसेज है, उसका मतलब विस्तार से मैं आप सभी को जवाब देने के लिए कि किस तरह से क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि एक ही प्रश्न का बार बार जवाब देने से अच्छा है कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं। तो जिन भी, हालांकि मैंने जो वो वीडियो पहले बनाई थी सूचना वाली, सूचना आई 17 तारीख को थी और मैंने वह वीडियो बनाई थी 20 तारीख को, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक तो सभी विद्यार्थियों तक वह सूचना पहुंच चुकी होगी तो शायद अब बनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ पीछे के जो परिणाम थे उनको देखते मुझे लगा कि नहीं, हर विद्यार्थी तक सूचना नहीं पहुंचती है। तो ये सोचकर मैंने वो वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं, चाहे एक ही विद्यार्थी देखे, अगर एक विद्यार्थी को लाभ होता है तो भी मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वहाँ तक सूचना पहुँचाऊँ मैं। तो लेकिन उसको बहुत अधिक लोगों ने देखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बहुत अधिक लोगों तक वह सूचना नहीं पहुँची थी और मैंने वीडियो बनाई तो वो पहुँची है। तो उसी तरह से इसी बात के लिए भी मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये सूचना के लिए भी, जिस पर बार बार विद्यार्थियों द्वारा पूछा जा रहा है, तो उस पर भी, जैसे वो ये बात है कि विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर हम व्याख्याता की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका प्रश्न ये है बार बार कि सर हम नेट का फॉर्म भरें या नहीं भरें, कि नेट का फॉर्म हम भरें या न भरें। अब जो व्याख्याता की जो परीक्षा है वो 21 जून से है। कब से है? व्याख्याता की जो परीक्षा है वो 21 जून से प्रारंभ होने वाली है, 23 जून से, ठीक है ना। व्याख्याता की परीक्षा 23 जून से प्रारंभ हो रही है और जो नेट की परीक्षा है वो 21 से प्रारंभ हो रही है। व्याख्याता की परीक्षा, आरपीएससी की जो व्याख्याता की परीक्षा है वो 23 से प्रारंभ हो रही है, 23 जून से, और जो नेट की परीक्षा है वो 21 जून से प्रारंभ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह है कि परीक्षाओं का कहीं न कहीं आपस में मेल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो इसी बात पर मैं बात करने के लिए आया था। तो ऐसा है कि वैसे तो जो आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है भैया, ठीक है ना, वो आपको मेरे से ज़्यादा समझते हैं। जिन भी शिक्षक से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं उनसे कोई न कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अगर वार्तालाप है तो वो भी मुझसे आपको अच्छा समझते हैं। तो वो जो भी आपको गाइडेंस करते हैं आप उसके अनुसार चले। ये मैं मेरी राय बता रहा हूँ केवल, ठीक है ना। परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सर्वसाधारण के रूप में अगर जो विद्यार्थी नौकरी को ही तवज्जो देते हैं, जिन विद्यार्थियों के चाहिए कि मुझे नौकरी ही चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको नेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? सिर्फ मैं उन्हीं के लिए बात करूँगा। तो नौकरी की जब हम बात करते हैं तो नौकरी कितनी अधिक ज़रूरी होती है, नौकरी जो है वो कितनी अधिक ज़रूरी होती है, इसकी एक छोटी सी बात मैं मेरी बताऊंगा। जब 2008 में मेरी जॉब लग गई थी, ठीक है, और 2008 के बाद 2013 में मैंने क्या किया, भी जीआरएफ कर लिया था। जीआरएफ के माध्यम से मेरा जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए चयन हो गया था और मैं पीएचडी करने के लिए जाना चाहता था। मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट से अनुमति नहीं मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में मेरा मन कर रहा था कि मैं पीएचडी करने के लिए जाऊं, क्योंकि जीआरएफ था तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिलनी थी, और स्कॉलरशिप भी इतनी मिलनी थी कि जितनी मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा। तृतीय श्रेणी अध्यापक था मैं 2008 से 12 तक, तो उस दौरान मुझे उससे ज़्यादा मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी जितनी मेरी सैलरी थी। और ऐसी स्थितियाँ थी और मैं चाह रहा था कि मैं इस तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी को छोड़ के भी पीएचडी करने चला जाऊँ। तो जब मैंने ये निर्णय लिया और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जो नंबर दिए थे संपर्क के लिए, पीएचडी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, उन संपर्क में मैंने बात की तो मुझे उन प्रोफेसर साहब ने मुझे यही बताया कि बेटा बात ये है कि पीएचडी करने के बाद भी लोगों को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी नहीं मिलती है।
नेट, जेआरएफ, सेट सब कुछ भी नहीं है अगर नौकरी नहीं लगती है तो, ठीक है ना। किसी प्राइवेट जगह जॉब करोगे, नाम मात्र के पैसों के अंदर आपका शोषण होगा। तो जो उन्होंने मुझे समझाया कि इस नेट की, जेआरएफ की, इनकी किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप नौकरी नहीं लगते हो। सबसे पहले प्राथमिकता आपकी नौकरी की होनी चाहिए, उसके बाद नेट, जेआरएफ, पीएचडी जो है उसके बाद की बातें हैं। हालांकि मुझे उस वक्त अनुमति मिल गई थी और मुझे नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात नहीं मानना था कहीं न कहीं, और अगर मुझे अनुमति नहीं मिलती तो शायद मैं छोड़कर ही चला जाता। लेकिन वो कहीं न कहीं हो सकता है मेरी गलती ही रहती, लेकिन मैं छोड़कर नहीं गया। लेकिन था ऐसा ही कि जैसे छोड़ दिया हो, ऐसे ही था सिस्टम। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं और आपका पूरा ये सोच रखा है कि आपको वर्तमान में व्याख्याता से भी अधिक जरूरी सहायक आचार्य बनना है, ठीक है ना, तो फिर आप नेट का फॉर्म भरिए, ठीक है ना। तो फिर आप नेट का फॉर्म भरिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने नौकरी लगना ही लगना है तो नेट का फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, मेरी यही राय। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से परीक्षा भी आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको इतना सा मौका मिल सकता है कि आराम से नेट का पेपर दे के भी आ सकते हैं। लेकिन दे के आने का तात्पर्य होता है कि आपका नेट का फॉर्म भरने में ही आपका कम से कम 1 दिन लगता है। 1 दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, 1 दिन आने का रहेगा, 1 दिन वहाँ एग्ज़ाम देने का रहेगा, टोटल ये 4 दिन है। उसके अलावा जब आप नेट का फॉर्म भरेंगे तो कम से कम तो 10 दिन उस नेट के एग्ज़ाम को देंगे ही देंगे, और 10 और 4 14 15 दिन। अभी आपके पास नाम मात्र के दिन 60 दिन अब लगभग बचे हुए हैं, उनमें से 15 दिन का मतलब ये होता है कि आप एक बार सिलेबस को रिवाइज मार देते हैं अंतिम समय में, ठीक है ना। तो ये 15 दिन जो है ना, ये बहुत ही गोल्डन है, ये कम से कम बता रहा हूँ। और अगर ये 10 दिन भी आप नेट का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते हैं और सोच रहे हैं कि बिना मैं नेट का फॉर्म नहीं पढ़ूंगा और ऐसे ही चला जाऊंगा, व्याख्याता के आधार पर मैं कर आऊँगा, तो फिर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही गलत रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है ना। तो कम से कम 10 दिन तो आपको, कितने ही चाहे 30 मार्क का हो आपको 10 दिन तो नेट का पाठ्यक्रम देखना ही पड़ेगा। और 10 और 5 15 दिन अगर आपके बर्बाद हो जाते हैं तो इसका मुकाबला अंतिम समय में, लड़ाई हमेशा अंतिम समय की होती है कि शुरुआत में आपने कितने रन बनाए, कैसे किया, अंतिम समय में आपकी स्पीड क्या रहती है। अंतिम समय में अपनी अगर गति को तेज बढ़ा लेते हैं तो कहीं न कहीं आपने कितना भी पढ़ा है, लेकिन अंतिम समय में अगर रिवाइज नहीं कर पाते तो समस्या होती है। 15 दिन आपके लिए ना पिछले 15 महीनों जैसे रहने वाले हैं। जितना 15 महीनों में पढ़ा है उतना 15 दिन के अंदर आप खंगाल दोगे। तो इसलिए ऐसा कोई काम न करें। नेट की परीक्षा साल में 2 बार आती है, देते रहना, कोई समस्या नहीं है। अभी एक बार आप डट कर तैयारी करो। व्याख्याता की परीक्षा है, पद नाम मात्र के हैं। उसके बाद सितंबर में जो है वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है, और सितंबर के बाद फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आपने फॉर्म भर रखा है तो कोई समस्या नहीं है, दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे देना। दिसंबर वाले एग्ज़ाम के अंदर जब तक उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होंगे जनवरी में, फिर उनके आएंगे रिजल्ट वगैरह, तब तक आपका भी रिजल्ट नेट का भी आ जाएगा। अगर आप इस लायक हो तो आपके क्लियर हो जाएगी, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए दिसंबर वाला नेट आराम से देना, इसमें कोई भी गड़बड़ी मत करो और डट कर तैयारी करो। पहले व्याख्याता की तैयारी करना, जैसे ही व्याख्याता की परीक्षा हो जाए तो डट कर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी। नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय जो होता है पता नहीं कैसे घूम जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। और एक बार समय निकल जाता है तो फिर पता नहीं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, फिर लग पाते हैं नहीं लग पाते। हर बार परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर अभी अनुकूल है तो डटकर तैयारी कीजिए। ये नेट वेट इससे कुछ नहीं होने वाला। आज 9 बार नेट हूँ मैं, और 6 बार जेआरएफ, 2 बार सेट वगैरह, पीएचडी वगैरह सब कुछ कर रखा है स्कॉलरशिप वगैरह पे, पर उसका कहीं भी मुझे तो कहीं कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है वो एक ही चीज़ का है, वो है नौकरी का। पहले नौकरी लग जाइए, फिर आप विदाउट पेमेंट हो जाना, फिर नेट कर लेना, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लेना और बन जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से ज़रूरी जो है, ये ज़रूरी सूचना थी, आप लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी थी। तो इसलिए, और मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ये नेट नोट करने वाला, मेरे साथ के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे विद्यार्थी भी हैं, जो बहुत बार नेट किए बैठे हैं, जेआरएफ कर किए बैठे हैं, ठीक है ना।
लेकिन कुछ लोगों की नौकरी नहीं लग रही, वो इतने प्रताड़ित है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और कुछ लोगों के नेट जेआरएफ न होते हुए वो नौकरी लगे वो इतने खुश हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नेट जेआरएफ इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन नौकरी बहुत अधिक मायने रखती है। पहले आप नौकरी लगिए, बाद में नेट जेआरएफ आपका मन करे वो करते जाना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। संकुल मार्गदर्शन नाम से सारी सूचनाएं 1 to 1 सभी के सभी आपको मिलती रहेंगी। कोशिश करता रहूँगा कि इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।